हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ, घुंघरुओं वाली खौफनाक परस्रार औरत का पार्ट 2। फराज तेज़ी से उठता है और वापस अपने घर की तरफ भागता है। वो खौफनाक चुड़ैल फराज को आवाज़ें देती है, मगर वो पलटकर नहीं देखता। वो तेज़ी से घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है और फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर देता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फराज डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता और घर में ही रहता है। तकरीबन दोपहर के 2 बजे उसके माँ बाप और छोटी बहन भी घर आ जाते हैं। फराज को उस कदर घबराया हुआ देखकर उसकी माँ परेशानी से पूछती है, क्या हुआ बेटा फराज? ये सुनते ही फराज रोने लगता है और गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक होने वाला सारा वाक़या अपनी माँ बाप को सुना देता है। ये सुनकर उसके घर वाले भी खौफज़दा हो जाते हैं और फ़ौरन उसे पास ही रहने वाले एक बुज़ुर्ग के पास ले जाते हैं। बुज़ुर्ग फराज की पूरी बात गौर से सुनता है, फिर कहता है, जिस रात तुम बाहर चारपाई पे सो रहे थे, इस वक्त उस चुड़ैल का वहाँ से गुज़र हुआ था। उसने तुम्हें देख लिया और अब वो तुम्हारा पीछे पड़ गई है। ये सुनकर फराज की माँ घबरा कर कहती है, अब हम अपने बेटे को कैसे बचाएं? उस पर बुज़ुर्ग एक लंबी फुर्सत फराज के वालिदैन के हाथ में थमा देता है, जिसमें न जाने क्या क्या सामान लिखा होता है। फिर वो बताते हैं, इस इलाज पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। इतना खर्चा सुनकर फराज और उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त इतनी रकम खर्च करने की इस्तात में नहीं थे। वो मायूस होकर वापस घर आ जाते हैं और पैसे जमा करने की कोशिश में लग जाते हैं। फिर इस रात फराज अपनी चारपाई पर सो रहा होता है कि अचानक उसे महसूस होता है कि इसके बिल्कुल करीब कोई मौजूद है। जैसे ही वो आँख खोलता है तो वो वही खौफनाक औरत उसके चेहरे बिल्कुल करीब खड़े कुछ पढ़ रही होती है। फराज घबराकर फ़ौरन उठ जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर उसके जिस्म जैसे मफलूज हो चुका हो। वो ना हिल सकता है, ना ही कोई आवाज़ निकाल पाता है। उसका जिस्म और उसकी आवाज़ दोनों उसका साथ छोड़ देती है। अचानक फराज खुद को उस शमशान घाट में देखता है। वो ज़मीन पर लेटा होता है, जबकि खौफनाक औरत उस एक कोने में खड़ी उसे घूर रही होती है। फराज फ़ौरन उठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर अचानक उसके सामने बेशुमार सफ़ेद चेहरों वाले लोग आ जाते हैं। उनमें मर्द, औरत और कुछ बूढ़े भी शामिल होते हैं। वो सब फराज को शमशान घाट से बाहर जाने से रोकने लग जाते हैं। फराज पूरी ताकत लगाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर अचानक वो सब खौफनाक लोग उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो सब उसे काबू करते हैं, फराज की आँख खुल जाती है। फराज अपने ही घर में होता है। वो पसीने में बुरी तरह भीग रहा होता है। जैसे ही वो अपने चेहरे से पसीना साफ़ करता है तो उसे अपने जिस्म पर मट्टी लगी होने का एहसास होता है। इसके पूरे जिस्म पर मट्टी लगी हुई थी। वो हैरान होकर सोचता है, अगर ये सब ख्वाब था तो फिर ये मट्टी कहाँ से आई? अभी वो यही सोच रहा होता है कि उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। रात के 3 बज रहे होते हैं। अचानक कमरे में रखी पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगती है, जैसे उस पर कोई बैठा हुआ हो और उसे आहिस्ता आहिस्ता झुला रहा हो। कुर्सी के हिलने से कमरे में अजीब सी चटचटाहट की आवाज़ गूंजने लगती है। इसी लम्हे फराज को अपने कानों में किसी के सरगोशी की आवाज़ सुनाई देती है, फराज फराज, तुमने मुझे बुलाया था ना? इसी लम्हे कमरे में घुंघरुओं की आवाज़ गूंजने लगती है, जैसे कोई तेज़ी से कमरे में इधर उधर दौड़ रहा हो। फिर अचानक फराज देखता है कि उसकी माँ सहन में खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और बिल्कुल खामोशी एक जगह खड़ी आसमान की तरफ मुँह किए हुए हैं। फराज अपनी माँ की यह हालत देखकर घबरा जाता है और तेज़ी से उनकी तरफ भागता है और आवाज़ देता है, अम्मी, क्या हुआ आपको? जैसे ही उसकी माँ अपना चेहरा फराज की तरफ करती है, फराज की खौफ से चीख निकल जाती है। इसकी माँ की आंखें बिल्कुल वैसे ही उसी खौफनाक औरत जैसी हो चुकी थी और वो एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता आहिस्ता फराज की तरफ बढ़ने लगती हैं।
فراز گھبرا کر پیچھے ہٹتا ہے مگر چارپائی سے ٹکرا کر زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اسے مسلسل معافیاں مانگنے لگتا ہے۔ اتنے میں اس کی ماں، باپ اور بہن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ فراز، کیا ہوا بیٹا؟ ہم ہیں۔ تم معافیا کس سے مانگ رہے ہو؟ فراز فوراً آنکھیں کھولتا ہے تو واقعی سامنے اس کے ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ فوراً اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے، امی مجھے بچا لیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس کے ماں باپ حیران ہو کر پوچھتے ہیں، کیوں، کیسی غلطی؟ فراز روتے ہوئے کہتا ہے، امی ابو، دراصل میں نے بچپن سے ہی اس خوفناک چڑیل کے قصے سن رکھے تھے۔ یہ سب شروع ہونے سے 2 دن پہلے میں نے اپنے دوست کے ساتھ اس شمشان گھاٹ کے راستے سے جا رہا تھا۔ میرے دوست ڈر گئے اور کہنے لگے، شمشان گھاٹ میں جو درخت ہے اس پر ایک خوفناک عورت رہتی ہے، ہم وہاں سے نہیں جائیں گے۔ میں نے اپنے دوستوں کے سامنے بہادری بننے کے لیے، تاکہ وہ مجھے نڈر سمجھے، پہلے اس درخت پر پتھر مارا۔ پھر میں نے بلند آواز میں کہا، اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ اور مجھے ڈرا کر دکھاؤ۔ میں نے صرف مذاق میں کیا تھا، مجھے ان باتوں پر یقین بھی نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ سب لوگوں کی پھیلائی ہوئی جھوٹی افواہیں ہیں، مگر اس واقعے کے صرف 2 دن بعد سے وہ خوفناک عورت مجھے نظر آنے لگ گئی۔ یہ سب سن کر فراز کے والدین غصے سے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسیدہ اور کہتے ہیں، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے آج ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ اس بابے نے بھی اتنا زیادہ خرچہ بتا دیا ہے کہ ہم تمہارا علاج بھی نہیں کروا سکتے۔ یہ سن کر فراز ایک بار پھر رونے لگ گیا اور اپنی ماں باپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے۔ اگلے دن فراز کی ماں کو ایک اور روحانی علاج کرنے والی خاتون کا پتہ چلا۔ وہ فراز کو ان کے پاس لے گئے۔ وہ خاتون فراز کا مفت روحانی علاج کرتی ہے اور فراز سے کہتی ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سب مخلوق ہوتی ہے اور اگر ایک بار کسی کے پیچھے لگ جائے نا تو ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہاں تو تم نے خود ہی اسے للکارا ہے، اپنے پاس بلایا ہے۔ پھر وہ بزرگ خاتون کچھ پڑھتی ہیں اور فراز کے گلے میں ایک کالی ڈوری باندھ دیتی ہیں۔ اس کے بعد فراز کو اس درخت کے پاس لے جاتی ہیں جہاں اس نے خوفناک عورت کو للکارا تھا۔ وہ فراز سے کہتی ہیں وہ اس حرکت پر معافی مانگے۔ فراز اس بات پر مان لیتا ہے اور دل سے معافی مانگتا ہے۔ کچھ عرصے تک فراز کی روحانی علاج چلتا رہتا ہے اور اس دوران وہ خوفناک چڑیل اسے دوبارہ نظر نہیں آتی، لیکن ایک دن جب فراز صبح سو کر اٹھتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اس کے سر کے سارے بال مکمل طور پر غائب ہو چکے ہیں، وہ پوری طریقے سے گنجا ہو چکا ہے۔ فراز نے اپنا بہت علاج کرایا، بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن اس کا گنجا پن واپس نہیں آ سکا۔ لیکن اب وہ گھنگروں والی عورت اسے پھر دکھائی نہیں دی۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو میری اسٹوری؟ آج یہ اس کا فائنل تھا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔